अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप कि आप लोगों ने अपना पिछला काम अच्छे से याद किया होगा और जो चीज़ें लिखने वाली हैं उनको लिखा भी होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पंचायत के नाम से, ठीक है। लेकिन उससे पहले पंचायत के जो मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद, उनका तारुफ पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। पेंसिल और हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए मीनिंग्स लिखने के लिए और ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करने के लिए। पेज नंबर 35 है। मुंशी प्रेमचंद जो कि पंचायत के मुसन्निफ हैं। मुंशी प्रेमचंद का सने पैदाइश है 1880 और सने वफात है 1936। इसको हाईलाइट कर लें। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, हाईलाइट कर लें धनपत राय को। जिला बनारस के एक गांव मल्ही में पैदा हुए, हाईलाइट कर लें जिला बनारस जो कि हिंदुस्तान का जिला है और उसका गांव है मल्ही, वहां पैदा हुए। दोनों को हाईलाइट कर लें। वालिद मुंशी अजायब लाल डाकखाने में मुलाजिम थे। वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, हाईलाइट कर ले। वालिद का नाम पूछा जा सकता है। और वो क्या करते थे? डाकखाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुदर्रिस उस्ताद को कहते हैं। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज किया, हाईलाइट कर लें कि सरकारी मुलाजमत का आगाज उन्होंने कब किया या कहाँ से किया। तो 1900 को हाईलाइट कर लें और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को हाईलाइट कर लें। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चुनाचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया, हाईलाइट कर लें 1919 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीए, इन तीनों वर्ड्स को हाईलाइट करें। यानी मुंशी प्रेमचंद ने बीए भी मुलाजमत के साथ साथ बीए भी कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया, हाईलाइट करें 1921 को। और मुलाजमत से इस्तीफा देना यानी मुलाजमत छोड़ देना, मीनिंग भी साथ साथ लिख लें पेंसिल के साथ। और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। इल्मी और अदबी काम से मुराद है यानी लिखने लिखाने के काम। एक राइटर जो है जो वो अदबी काम करता है, ठीक है, उसमें मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के पहले इजलास की सदारत की, हाईलाइट करें 1936 और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, ठीक है। यानी ये इसका पहला इजलास हुआ था इस अंजुमन का 1936 में, इसको हाईलाइट कर लें। और उस इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफात पाई, हाईलाइट करें बनारस को। और वफात कब हुई? 1936 में। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की जिंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं, हाईलाइट कर लें हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की जिंदगी और उनके मसाइल। पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में किन लोगों के मसाइल को बयान किया है, तो आप बता सकते हैं कि देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की जिंदगी को। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है, ठीक है। यानी अफसाने जो वो लिखते थे, अब अफसाना क्या होता है जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि अफसाना क्या है। फिलहाल ये देख लें कि अफसाने जो जो उन्होंने लिखे उनमें नेकी जो है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में हमेशा गालिब रहती है, ठीक है, यानी जीत जाती है, कह सकते हैं आप आसान अल्फाज में। उनकी जुबान सादा है। उन्होंने मुकामी वाकयात और हकायक को मौजू बनाकर तहरीरों में मकामी रंग भी पैदा किया है। मकामी वाकयात यानी जहां वो रहते हैं वहीं इर्द गिर्द के वाकयात, अपने मकामी यानी जहां रहते हैं वहीं के हालात को, वहीं के वाकयात को उन्होंने मौजू बनाकर लिखा है। उनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल और नफ्सियाती मुतालिया और मुशाहिदा पर है। यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मुआशरे के मसाइल और जो उन्होंने गौर फिक्र किया, जो देखा, ठीक है, जो लोगों की नफ्सियात को बगौर उसका जायजा लिया, उसके ऊपर उन्होंने अपनी तहरीरें जो है वो लिखी। उनके किरदार ज्यादातर मिसाली हैं जिनमें तनव्वो पाया जाता है। तनव्वो कहते हैं किस्म किस्म का होना। उन्होंने तकरीबन हर उम्र और पेशे से मुताल्लिक
किरदार पेश किए हैं, ठीक है। यानी हर उम्र और हर पेशे से मुतालिक जो किरदार थे वो उनकी कहानियों में आपको मिलेंगे। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। हाईलाइट कर लें, उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में। उनके अफसानों के मजबूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, जादेरा और वारदात ज्यादा अहम हैं। ये सारे अफसानों के मजमुओं को हाईलाइट कर लें। आजकल पहले तो ये होता था कि बोर्ड जो है वो इनमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता था, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होना शुरू हो गया है कि ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन बनाकर बोर्ड जो है वो दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के 2 अफसानों के नाम लिखें, ठीक है। तो आप ये मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ, ये साथ साथ आप हाईलाइट करते जाएं, एज अ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, जादेरा और वारदात ज्यादा अहम है। उन्होंने अफसानों के अलावा नॉवल भी लिखे, जिसमें मैदान अमल, बाजार हुस्न और गाउदान को ज्यादा शोहरत मिली। ये नॉवेल्स हैं और नॉवेल्स को भी आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पंचायत हम पढ़ेंगे सबक, और पंचायत जो है ये मैं आपको बता दूं कि सिन्फ के एतबार से ये अफसाना है। यानी सिन्फ यानी किस्म जो है ये क्या किस्म है, ये सबक जो है ये अफसाना है। और अफसाना क्या होता है? अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें जिंदगी के वाक़े या किसी पहलू या किसी किरदार को पेश किया जाए, अफसाना है। इसलिए इख्तिसार, वहदत और जामियत इसकी बुनियादी सिफात होती हैं। इख्तिसार यानी मुख्तसर होता है, आप एक ही नशिस्त में बैठकर, एक ही जगह पर बैठकर उसको आराम से एक ही वक्त में थोड़े टाइम में उसको मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। और बहुत जामे होता है, हर चीज वाज़े होती है, ठीक है। ये इसकी बुनियादी सिफात हैं, ठीक है। और अफसाना जो है ये हकीकत पर मबनी नहीं होता, बल्कि कहानी होती है, झूठी कहानी आप कह सकते हैं, ठीक है, आसान अल्फाज में, ठीक है। और अब हम चैप्टर की तरफ आते हैं। अच्छा, इससे पीछे आपको बताया गया है कि इन्होंने नॉवल भी लिखे, तो मैं यहाँ ये भी बताती चलूं कि नॉवल क्या होता है। नॉवल होता है कि वो कहानी जिसकी बुनियाद हकीकत पर मबनी हो, ठीक है। हकीकी कहानी का कोई किरदार या कोई दौर इस तरह से पेश किया जाता है कि वो हमें ऐसे महसूस होता है कि वो अपने तमाम रंगों के साथ हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। और उसमें जो किरदार होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होते हैं जैसे कोई सही इंसान हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। और किरदारों के जो मुकालमे होते हैं, कैरेक्टर्स जो हैं उनका जो मुकालमा है वो उनके मर्तबे और उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो बताया जाता है। तो पंचायत चैप्टर की तरफ आते हैं, और पंचायत आपको बताना चाहूंगी, पंचायत मैंने बताया सिन्फ के एतबार से अफसाना है। और पंचायत किसे कहते हैं? झगड़ा खत्म करने का जलसा या झगड़ा रफा करने की कमेटी भी आप कह सकते हैं। तो चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन सा झगड़ा हुआ जिसको खत्म करने के लिए पंचायत बुलाई गई, ठीक है। और पंचायत जो है उसका मकसद क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए, कोई तस्फिया तलब मसला हो, तो उसको इंसाफ के साथ हल किया जाए, ठीक है। और इंसाफ की अहमियत जो है यहाँ पे वाज़े हो जाती है कि कोई इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कोई शख्स जो है वो किसी के हक के या किसी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकता, बल्कि उसको हक और इंसाफ का फैसला करना पड़ता है। यानी फैसला करते हुए फैसले की कुर्सी या इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर आपके सामने कोई दोस्ती, कोई रिश्तेदारी जो है वो आपके जहन में, आपके मद्देनजर, पेशे नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पेशे नजर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। हाईलाइट करें, याराना दोस्ती को कहते हैं, और हाईलाइट भी कर लें साथ साथ। साझे में खेती होती, साझे से मुराद है शराकतदारी या हिस्सेदारी
के साथ खेती बाड़ी करते थे वो, लेन देन में भी कुछ साझा था, एक को दूसरे पर कामिल एतमाद था। कामिल एतमाद, पूरा भरोसा। जुम्मन जब हज करने गए थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे। हाईलाइट करें कि अलगू को सौंप गए थे। और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। इस दोस्ती का आगाज उसी जमाने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार शेख जुमेराती के रूबरू जानुए अदब तय करते थे। यानी उनकी दोस्ती उस वक्त शुरू हुई जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद के पास पढ़ते थे। ठीक है, पिदरे बुजुर्गवार से मुराद है वालिद। जानुए अदब तय करना यानी मुअद्दिब होकर बैठना उनके सामने, रूबरू कहते हैं सामने, मुअद्दिब होकर बैठना या अदब के साथ बैठना। और शेख जुमेराती जो है ये जुम्मन के वालिद का नाम है। हाईलाइट कर ले, पूछा जा सकता है कि जुम्मन के वालिद का क्या नाम है। अलगू ने उस्ताद की बहुत खिदमत की, खूब रुकाबियां मांझी। रुकाबियां मांझी मतलब प्लेटें धोना, ठीक है, या मुराद आप ये भी कह सकते हैं कि खूब खिदमत करना। खूब रुकाबियां मांझी, खूब प्याले धोए, उनका हुक्का दम न लेने पाता था। उनके बाप पुरानी वज़ के आदमी थे। हाईलाइट करें पुरानी वज़ को। और पुरानी वज़ से मुराद है कि पुराने कह सकते हैं रंग ढंग के आदमी थे। ठीक है, तालीम के मुकाबले में उन्हें उस्ताद की खिदमत पर ज्यादा भरोसा था। वो कहा करते थे उस्ताद की दुआ होनी चाहिए, जो कुछ होता है फैज से होता है। फैज यानी नफा। और अगर अलगू पर उस्ताद के फैज या दुआओं का असर ना हुआ तो उसे तस्कीन थी कि तहसील इल्म का कोई दकीका उसने फरोगुजाश्त नहीं किया। तस्कीन कहते हैं तसल्ली को। तहसील इल्म, इल्म हासिल करना, और दकीका कहते हैं मामूली सी बात। फरोगुजाश्त नहीं किया, कोई कसर ना छोड़ना, कोई कमी ना छोड़ना। यानी वो कहते थे कि उस्ताद की दुआ होनी चाहिए, ठीक है, और दुआओं से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन अगर दुआओं से कुछ ना भी हासिल हुआ तो तसल्ली थी कि उसने इल्म हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इल्म उसकी तकदीर में ही ना था। तकदीर को हाईलाइट करें। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज के मुकाबले में ताजियाने के ज्यादा कायल थे। ताजियाने यानी कोड़ा या चाबुक को कहते हैं, ठीक है, यानी वो भी कहते थे कि दुआ और के मुकाबले जो है उसके ऑपोजिट जो है वो पिटाई से काम चल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और जुम्मन पर उसका बेदरेग इस्तेमाल करते थे। बेदरेग यानी बिला झिझक जुम्मन की पिटाई होती थी। उसी का ये फैज था कि आज जुम्मन की कुर्बो जवार के मवाज़ियात में पुरसिश होती थी। मवाज़ियात का मतलब है मौजा की जमा मवाज़ियात, और गांव को कहते हैं मौजा, ठीक है। और कुर्बो जवार इर्द गिर्द, यानी मुराद ये है कि इसी पिटाई का ये असर था कि जुम्मन जो है वो उसकी इर्द गिर्द के देहातों में, इर्द गिर्द के गांव में बड़ी इज्जत थी, बड़ी उसको बड़ा मानते थे। ठीक है, पुरसिश होती थी मतलब पूछ गछ होती थी। ठीक है, शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी मगर गरीब का वारिस कोई नहीं था। अब जुम्मन के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी बूढ़ी बेवा खाला थी मगर कोई वारिस ना था और थोड़ी सी जमीन थी उनके पास। जुम्मन ने वादे वईद के सब्ज बाग दिखाकर खाला अम्मा से वो मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। ठीक है, वादे वईद के सब्ज बाग दिखाकर यानी उनको बहला फुसलाकर वादे करके वो जो जमीन थी वो उसने अपने नाम करवा ली। ठीक है, जब तक हिबानामा पर रजिस्ट्री ना हुई थी खाला जान की खूब खातिरदारियां होती थी। हिबानामा पर रजिस्ट्री से मुराद है यानी जब तक हिबानामा कहते हैं वो कागज या दस्तावेज जिसमें कोई चीज किसी को देने का इकरार लिखा जाए उसको हिबानामा कहते हैं। ठीक है, अब यानी जब तक वो रजिस्ट्री नहीं हुई थी तो खाला की खूब खातिरदारियां होती थी, खूब खाला की आओ भगत की जाती थी, खाला का हाल चाल पूछा जाता। ठीक है, खूब मीठे लुकमे चटपटे सालन खिलाए जाते। मगर पगड़ी की मोहर होते ही उसकी खातिरदारियों पर भी मोहर हो गई। यानी पगड़ी की मोहर होना यानी जैसे ही रजिस्ट्री पर साइन हुए, जमीन जुम्मन के नाम हो गई तो खाला की जो खातिरदारियां थी वो भी खत्म हो गई।
جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی،